बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, वजाहत सईद खान साहब जो एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में बड़ा लंबा अरसा काम करते रहे हैं। हालात की वजह से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गुस्से की वजह से वो अमेरिका में रहते हैं। उनकी एक इतला या ख़बर की वजह से, जिसकी वो ख़ुद भी तस्दीक नहीं कर सके, एक खलबली मच गई पाकिस्तान में। और उन्होंने एक ऐसी खबर दी कि जिसके असरात बड़े गहरे हो सकते हैं। यानी कन्फर्मेशन उन्होंने नहीं की। वो ये खुद कह रहे हैं अपने वीलॉग में कि मैं इसकी कन्फर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें GHQ के 3 सीनियर अफसरान, जो फ़ौजी अफसरान हैं, उनके ज़रिए से वो ख़बर मिली है। और ख़बर खुदा ना खास्ता ये है कि इमरान खान साहब की जान को नुकसान हो गया है। अब ये बात उन्होंने जो बोली वो अंग्रेज़ी में बोली। मैं एग्जैक्टली वैसे बात करते हुए भी डर लगता है कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर खुदा ना खास्ता, और मैं एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कभी भी कुछ हुआ तो ये जर्नैल सारी ज़िंदगी पछताएंगे और इनकी नस्लें रोएंगी बैठ के कि इन्होंने किया क्या है। ये इतना आसान नहीं होगा। ये पाकिस्तान है, मिस्र नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने मुर्सी को मार दिया और उसके बाद वो मिस्र के लोग जो है वो आज भी नहीं भूले। उनका जब दाव लगेगा वो वापस आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वैसे कहते हैं निजी मीटिंग में, महफिलों के अंदर, हर जगह पे कि देखें जी, इमरान खान को गोली लगी थी तब भी तो 1,00,000-1,50,000 बंदा बाहर निकला था, इससे ज़्यादा बंदे आए नहीं पूरे पाकिस्तान में। तो इमरान खान को गोली लगी तो तब लोगों ने क्या कर लिया था। भाई, लोगों को पहली खबर फौरी तौर पर मिल गई थी कि इमरान खान साहब जख्मी हुए हैं और लोग फौरी तौर पर उनके लिए दुआएं कर रहे थे। ये तजर्बा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। ये वो तजर्बा पाकिस्तान के साथ इतना खौफनाक तजर्बा कर लेगा कि 1971 से भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन वजाहत साहब को यह खबर देने से पहले ना 10 मरतबा हर जगह से तस्दीक करनी चाहिए थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें तस्दीक किए बगैर कभी भी ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए थी। यहाँ से उन्हें अपने जर्नलिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी कि और सोर्सेज से बात करें और जगह चेक करें। और जब तक उनके पास इस नौयत की कोई चीज़ आती है या कोई इतला आती है, 100% वो श्योर ना हो जाए, तब तक इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। अब जो एकदम उनके ऊपर यलगार आएगी या जिस किस्म की चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, वो उनको अपनी इस खबर की वजह से या अपनी इस गलती की वजह से करना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी चीज़ आज जो इम्पॉर्टेंट है, वो इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए जा रही हैं। यानी आज फिर मंगल है और इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवाने का दिन है। एक बात आप सारे अपने जहन में रखिए कि आज तक इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ वो आसिम मुनीर साहब ने किया है, और उसके पीछे सबसे बड़ी ख्वाहिश नवाज शरीफ की है। और आसिम मुनीर साहब के हाथों जुल्म हो रहा है, नवाज शरीफ की ख्वाहिश इसके अंदर मौजूद है। और आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अगर मुझे या मेरी बीवी को किसी भी स्टेज पर कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, जो अपने इक़्तिदार के लिए और ताकत के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। देखें मसला कहां पे है। मैं आपको ना माजी की 2 कटिंग्स दिखाता हूं। ये देखें आप, डील करो जान छुड़ाओ, ये अखबार के अंदर जो है वो मेन हेडिंग छपी थी, डील करो जान छुड़वाओ। मां का नवाज शरीफ को हुक्म, नवाज शरीफ की वालदा की जानिब से यह हुक्म अखबारात की फ्रंट पेज के ऊपर मेन हेडलाइन में छापा गया कि डील करो जान छुड़ाओ। फिर नवाज शरीफ के बारे में एक खबर जो है तमाम मीडिया चैनल के अंदर ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में चली, जहां मियां साहब ने कहा जेल से निकालें, हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। यह मुशर्रफ के साथ भी अरब ममालिक के जरिए से डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। इमरान खान साहब के दौर में भी जनरल बाजवा से डील करके, और जनरल फैज हमीद ने इनको निकाला था। जनरल फैज हमीद से नवाज शरीफ ने खुद अपनी फैमिली के जरिए से और खुद दरखास्त की थी, और आगे से सिर्फ एक शर्त रखी गई थी कि मरियम नवाज का ट्विटर और मुंह बंद करवाएं। तो फिर 6 महीने तक ना मरियम नवाज के मुंह से चूं निकली थी और ना इनके ट्विटर से कोई ट्वीट हुआ था, और फिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया था। आपको याद है ना, हमें सारी चीजें याद है कैसे ये लोग डील करके निकले थे। अब ये जो डील करने वाले हैं ना, इनको हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह के लोगों को डील किया, उनको लीडर से तो वास्ता ही नहीं पड़ा। एक आदमी ने लीडर बनने की कोशिश की, उसको इन्होंने कत्ल कर दिया था। दूसरे के साथ लड़ाई में इन्होंने मुल्क तोड़ दिया था। एक को अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत ही नहीं दी, कायदे आजम को। उनको इन्होंने शुरू में काबू कर लिया, किसी को समझ ही नहीं आई। फातिमा जना को इन्होंने जिस तरह कत्ल किया, जिस तरह बदनाम किया, वो आपके सामने है।
जो कुछ एक डिक्टेटर ने उनके साथ किया, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो लीडर बनता जा रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। फिर शेख मुजीब से लड़ते लड़ते इन्होंने मुल्क ही तोड़ दिया, और आज इनको सामना एक लीडर के साथ है। इनकी प्रैक्टिस हुई है नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की, और मुकाबले में आ गया इमरान खान। वो जेल के अंदर 3 साल के बाद क्या कहता है जरा सुने। वो ये कहता है कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। आसिम मुनीर साहब, आप बाहर मौजूद होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल होने के बावजूद इस्तिस्ना ले रहे हैं। यहां से पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो जेल में बैठकर कह रहा है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारी हसरत रह जाएगी। यह फर्क है। ऐसे आदमी से पाला नहीं पड़ा था पहले। वो ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा मगर यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा। यजीद तो कब का मर गया, लेकिन हर दौर का एक यजीद होता है। तो इमरान खान साहब इनको यजीद मान के, जालिम मानकर चल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं जालिम के सामने, यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा, मैं मौत को पसंद करूंगा और आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। मैं अकेला रह गया तब भी लड़ूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। और उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है जिसे लोग शायद बहुत दहाइयों तक, शायद सदियों तक याद रख सकते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। जो दिमागी तौर पे हार जाता है वो हार जाता है। और इमरान खान आसाब की लड़ाई में इनसे हारने वाला नहीं है। ये मैं एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुका हूं। तो इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करवाएं। रोजाना एक नई अफवाह आती है। कभी आती है जनाब कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, कभी आती है कि एक आंख बिल्कुल ज़ाया हो गई है, कभी कोई और खबर आती है, कभी 1, 2, 3 और खबरें फैलाई भी जाती हैं। बाद औक़ात सोर्सेज से जर्नलिस्ट बड़ी मेहनत करके खबर निकालते हैं, बाद औक़ात खबर जानबूझकर भी फैला दी जाती है। तो इस सारे माहौल में एक क्यास पैदा हो रहा है, एक बेचैनी पैदा हो रही है। तो जिद है हाफिज आसिम मुनीर साहब की, वो अपनी जिद खत्म करें, इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दें। इसमें कबाहत और प्रॉब्लम क्या है? मुलाकात करवाएं ताकि अफवाहों का यह सिलसिला खत्म हो जाए। और आज मौका है मुलाकात करवाने का, आज तो मुलाकात करवा देनी चाहिए। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आज तो दूर की बात है, जुमेरात को भी इनकी मुलाकात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता मुलाकात होगी। ये इनकी टोटल औकात है। ये एहसन इकबाल का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैंने आपको ना अक्सर कहा कि ये स्टेटमेंट संभाल के रखना है, बाद में काम आएगा। कई बयानात मरियम नवाज ने दिए हुए हैं, कई नवाज शरीफ ने दिए हुए हैं, राणा सनाउल्लाह ने दिए हुए हैं, बाकी लोगों ने बयानात दिए हुए हैं, बिलावल ने भी बयानात दिए हुए हैं, जरदारी ने भी बयानात, इन सब ने बयानात दिए हुए। संभाल के रखने आपने, क्योंकि इन पे बुरा वक्त आएगा ना तो हम इनको निकाल निकाल कर दिखाएंगे। वो स्टेटमेंट एहसन इकबाल का ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए कि इससे किसी भी किस्म की कोई नरमी रवा रखी जाएगी। यानी इमरान खान साहब से नरमी कोई नहीं होगी। सेहत के हवाले से किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए, यानी तशवीश नहीं होनी चाहिए कि इससे कोई नरमी रवा रखी जाएगी। ये अपनी बारी कितने जालिम हो गए हैं, बस ये रिकॉर्ड के ऊपर आप चीज़ें रखें, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी, इनकी बारी आएगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी बारी आएगी। जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक मौज लगाई हुई है ना, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये आज नहीं, साल 2, 4, 10 साल, ये जब भी मामला खत्म होगा ना, झोलियां उठा उठा के उस दौर के अफसरान बद्दुआएं देंगे इन सारों को जिन्होंने कौम के अंदर नफरत का ये बीज बोया है। इमरान खान साहब की बहनें गई मुलाकात करवाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आज भी मुलाकात होगी, क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन। अदालत ने कहा मुलाकात करवाओ, नहीं करवाते। अदालत ने कहा उन्हें हकूक दो, उनके नहीं देते। अदालत ने कहा उनका इलाज करवाओ, उनके अपने डॉक्टरों से मिलवाओ, नहीं मिलवाते। अदालत के तमाम अहकामात को बूट की नोक के ऊपर रखते हैं, और इसके लिए इन्होंने अदालतें ही तबाह कर दी हैं। बहरहाल अब तहरीक करीब आ रही है। यह फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि उन्होंने पूरा मुल्क बंद करना है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। देखिए, माजी में कई मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया है, वो फार्मूला काम नहीं किया। ये डी चौक तक पहुंचे जरूर, लेकिन वहां पे रुक नहीं सके। एक इमरान खान साहब लेकर गए 25 तारीख को मई की 2022 में, और इमरान खान साहब वहां पे डी चौक में पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे तकरीर की और वहां से लोगों को कहा कि अभी हम वापस जाएंगे। अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा गए, एक मरतबा तो वो गायब हो गए रास्ते में से ही, और वो चले गए केपी हाउस में चाय पीने लोगों को छोड़कर। एक मरतबा उन्होंने पहाड़ियां क्रॉस की और दूसरी मरतबा गोली चल गई और वो वहां से अलीमा खानम को लेकर निकल गए। लोगों को कह गए थे पहली गोली मैं खाऊंगा, और वहां पे लोगों को गोलियां खाते हुए छोड़कर अली अमीन गंडापुर सब चले गए। ये भी बड़ी, और फिर बाद में ये लोग गवाह भी नहीं बने, विटनेस भी नहीं बने। जो जुल्म इनके लोगों के साथ हुआ, इन्होंने आकर अदालतों में गवाहियां तक नहीं दी। अंदाजा करें आप।
तो अब ऐसा क्या किया जाएगा जो पहले से मुख्तलिफ हो? ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने करना है, लेकिन इन्हें कुछ पहले से मुख्तलिफ करना पड़ेगा और पहले से हट कर करना पड़ेगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम जो भी करेंगे उसकी अनाउंसमेंट हम एक हफ्ता पहले करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। यानी हम बैठ भी सकते हैं, ये बहुत लंबा भी चल सकता है, एक जगह की जगह कई जगह पे एहतजाज हो सकता है। हर चौक डी चौक का नारा भी वो माजी में लगा चुके हैं। इमरान खान साहब स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म भी दे चुके हैं। तो अगर ये हर जगह के ऊपर इस तरह का माहौल बना देते हैं और एक बंदिश शुरू हो जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तहरीक आगे बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बीच में जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। कुछ सीनियर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया और पीटीआई के लोगों के बीच में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ वो भी मामला ख़त्म हो जाए। ये कोशिश हो रही है और हो सकता है ये कोशिश कामयाब भी हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने अजीब देखी कि सुहेल आफरीदी साहब ना सिर्फ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनमें इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो इंटरव्यूज़ अब टीवी चैनल्स पे चल भी रहे हैं। ये नई चीज़ है। ये नई चीज़ क्यों है, इसको आप 2 या 3 एंगल से देख सकते हैं। नंबर 1 ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस दबाव को कम करना चाहती है। नंबर 2, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन पे दबाव डाल के उनसे कोई काम निकलवाना चाहती है कि ठीक है ये देखें ये आ गए, ये देखें कि इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो फिर आप बात हमारी मान जाएं, वरना तो फिर ये आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन पे दबाव डालने के लिए भी ये थोड़ा सा मार्जिन दिया गया हो कि ठीक है टीवी चैनल पे, लेकिन जो भी हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है। यानी वो बातें जो टीवी चैनल्स पे नहीं हो सकती थी, कम से कम वो हो तो रही है ना। कम से कम थोड़ी सी फील्ड तो मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब इसके ऊपर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब को क्यों मौका मिल रहा है। मुझे 3-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रब्ता किया, जिनमें से 1-2 लोग पाकिस्तान से बाहर भी हैं। उन्होंने कहा हम हैरान हो गए, जो एंकर्स इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में लुथरे हुए हैं उनकी टीमों ने हमें पैगामात भिजवाए कि वो हमें अपने टीवी चैनल पे लेना चाहते हैं। ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। 2 ऐसे लोग हैं रानुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्हें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाना सख्ती से मना था, उन पर पाबंदी लगी हुई थी। उन दोनों के बारे में मेरी उनसे बात हुई। उनमें से एक ने तो बहुत कैटेगोरिकली कहा और दूसरे से भी मुझे सरसरी तौर पे बताया कि जनाब हमें पाकिस्तान से फोन आया और एक ऐसे एंकर की टीम की जानिब से आया, 2 अलग अलग हैं, कि जो नफरत करते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन उनकी टीम कह रही है जी कि आपको टीवी पे लेना है, आपको प्रोग्राम में लेना है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक गुंजाइश निकली है, प्रेशर के जरिए से निकली है, परेशानी के जरिए से निकली है, हालात के तनाजुर में निकली है, दबाव है, कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को दबाव में लेना हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि वो ऐसे ही डिवाइड एंड रूल करते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी को खड़े होना चाहिए, असेंबली में रोला डालना चाहिए, पीटीआई के साथ मिलकर उन्हें यह मुतालबा करना चाहिए कि इमरान खान साहब की मुलाकातें खोलें, उनकी मुलाकातें करवाएं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हम जाने, सियासतदान जाने, हमारा काम जाने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाए अपनी बैरकों के अंदर वापस। आइडियल सिचुएशन तो यह है। अगर वो ये करते हैं तो हम उनका झंडा बुलंद करेंगे, हम पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी को शाबाश भी देंगे अगर वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ब्लैकमेल कर रही है तो खड़े हो जाएं, आज अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि ये जूते ही पॉलिश करेंगे और जूते ही खाएंगे। ये 100 जूते और 100 प्याज वाली इनकी मिसाल है। इसके अलावा इनके पास कोई अब ऑप्शन ऐसा लगता है नहीं, या इससे बाहर ये सोच ही नहीं सकते। ये बहुत पालतू जानवर की तरह सोचते हैं, इनके दिमाग इससे बाहर जाते नहीं, कुएं के मेंढक बन गए हैं ये। तो सुहेल आफरीदी साहब के इंटरव्यूज चले, उन्होंने इमरान खान साहब का बार बार नाम भी लिया, वो नशर भी हुए और जियो टीवी पे भी हुआ, ARY पे भी हुआ। अब आप समझ जाएं कि जियो टीवी और ARY ये 2 पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट टीवी चैनल में से 5-6 टीवी चैनल हैं जो पाकिस्तान में बहुत अहम है। उनमें एक जियो है, उनमें एक एक्सप्रेस न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है, ARY है। समा हुआ करता था, लेकिन समा की उन्होंने दुर्गत बना दी, बेड़ा गर्क कर दिया अलीम खान ने, तो एक आधे और चैनल ने इसकी जगह ली है। बहरहाल ये 4-5 चैनल्स हैं मेन, जहां पे ये खबरें वबरें चलती हैं और जिनको लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। वैसे तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब ये टीवी चैनल जो है वो ये इंटरव्यू चला रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक पैंतरा बदला है। मैं हैरान हो गया कि इनको क्या हो गया इस मौके पर। ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ आपको समझा रही हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने चीज़ें खुलेंगी कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है सारा कुछ। सुहेल वड़ाइच साहब ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने नफरत बहुत ज़्यादा फैलाई थी। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे के लिए गलत तजदिए पेश किए थे।
इमरान खान के मुकाबले में हमेशा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया था। यानी इन्होंने कहा था कि इमरान खान इलेक्शन हारेगा, बिल्कुल हारेगा, ये इन्होंने झूठ बोला। एस्टेब्लिशमेंट के सामने इमरान खान सरेंडर करेगा, इनको कर देना चाहिए, ये हमेशा कहते रहे। बुशरा बीबी का इन्होंने मजाक उड़ाया, अलग अलग तरह के कमेंट दे के, अलग अलग तरह के कॉलम लिख के। इन्होंने जो मजलूम है उसको हमेशा कसूरवार ठहराया, जालिम को कसूरवार कहने की बजाय। यानी सुहेल वड़ाइच के आप बेशुमार कॉलम्स, बहुत सारी तहरीरें आप उठाकर देखें तो वो जालिम जो है ना उसको कुछ नहीं कह रहे, वो मजलूम को कसूरवार कह रहे हैं कि तू मार क्यों खा रहा है। और इसके ऊपर मैं कई मरतबा तनकीद भी कर चुका हूं। लेकिन अब उन्होंने एकदम तेज तरीन इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए और इन इंटरव्यूज में उन्होंने खुद को निस्बतन इमरान खान का हमदर्द साबित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। या तो वड़ाइच साहब को वो तब्दीली नजर आना शुरू हो गई है जो मुस्तकबिल करीब में आ जाएगी, आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। या वड़ाइच साहब जो है वो जरदारी साहब की हमदर्दी में ये कर रहे हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि सुहेल वड़ाइच साहब के नवाज शरीफ के साथ कतई तौर पे कोई हमदर्दी या ताल्लुक नहीं है, ये धोखा देते हैं हमेशा। सुहेल वड़ाइच साहब का जो ताल्लुक है वो आसिफ अली जरदारी के साथ है। ये आपको मैं बता रहा हूं कि वड़ाइच साहब क्या करेंगे, बड़ी कामयाबी से ना इमरान खान के खिलाफ एक वीलॉग कर देंगे या कोई प्रोग्राम कर देंगे या कमेंट दे देंगे या कॉलम लिख देंगे, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी कर देंगे। तो इससे ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, ये हमेशा जरदारी को और बिलावल को सपोर्ट करेंगे, हमेशा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकालते रहते हैं, उनमें सुहेल वड़ाइच साहब भी एक है। तो सुहेल वड़ाइच साहब जो है ना, क्योंकि जरदारी साहब आजकल हॉट वाटर्स में थे और अदलिया वाले मामला में गुस्से में है, बिलावल भी गुस्से में है कि हमारे साथ आज़ाद कश्मीर में अच्छा काम नहीं हुआ, रोला शोला भी उनका पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि वड़ाइच साहब इस वजह से भी दबाव डालने के लिए थोड़ा सा इमरान खान की हमदर्दी में आए हों। लेकिन ऐन मुमकिन है कि उन्हें भी जो नवश्ता दीवार है वो नजर आना शुरू हो गया हो। देखिए, उन्होंने एक और बात की सुहेल वड़ाइच ने जो बात दुरुस्त नहीं है, मैं उसका क्योंकि गवाह हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। वो कहते नहीं 2-3 मरतबा इमरान खान साहब से हम मिले 9 मई से पहले और हमने उनसे कहा कि जनाब ये जनाब महादराई से आप गुरेज करें, मैंने मना किया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं मौजूद था एक मीटिंग में, दूसरी में एक और भी दोस्त हमारे वो भी मौजूद थे, उनसे भी मेरी बात हुई। ये वड़ाइच साहब वहां पे इसलिए नहीं जाते थे, ये सियासतदानों की बातचीत के लिए एक माहौल बनाना चाहते थे। ये 3-4 सीनियर सहाफियों ने एक टीम बनाई हुई थी, ये जा जाके लोगों को मिलते थे, जनाब माहौल बनाओ, सियासतदान आपस में बातचीत करें। और इमरान खान साहब ने मेरे सामने 3-4 चीजों के ऊपर इन तमाम सहाफियों को कहा कि जाकर नवाज शरीफ से बात करो, जरदारी से बात करो, अगर वो इसके ऊपर आमादा होते हैं और शुरू करते हैं तो मैं इस पर पूरा साथ दूंगा। कौन सी चीजें थी? नंबर 1, पाकिस्तान की फौज का सियासत से किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए, शफाफ इंतखाबात का एक तरीकाकार राइज किया जाए, मईशत और एहतसाब के हवाले से इमरान खान साहब बात करते थे कि इन चीजों के ऊपर मैं एक उनके साथ मिसाक करने पर मैं राजी हूं, मैं ये करना चाहता हूं, जाओ जाकर उनसे बात करो, वो इसको शुरू करें, वो गवर्नमेंट में है, मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन आपको पता है नवाज शरीफ साहब के दिमाग को तो इक्तदार चढ़ा हुआ था, उनको तो बदला लेना था और उन्होंने बदला लेके अपनी और अपने पूरे खानदान की सियासत को बर्बाद कर दिया। तो नाज़रीन, इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।